इससे जो पहला वाला पाठ था उसमें हमने सीखा था कि लोकतंत्र का संप्रत्यय और उसके महत्व को हमने समझा था। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं इसको हमने जाना था। चीन और मैक्सिको 2 देश हमने लिए थे जिनकी चुनाव की प्रक्रिया को हमने समझा था। एक व्यक्ति और एक वोट की कीमत को हमने जाना था। लोकतंत्र का जो अर्थ है उसको हमने विस्तृत रूप से समझा था। बच्चों, आज का जो हमारा भाग प्रथम है इसमें हम लोग जो सीखेंगे उसके जो शिक्षण बिंदु हैं वो जान लेते हैं। लोकतंत्र का संवैधानिक स्वरूप, लोकतंत्र हेतु संविधान की आवश्यकता, संविधान निर्माण की विधि, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, दक्षिण अफ्रीका एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में समानता और असमानता। आज का जो शिक्षण है वो इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित होगा। बच्चों, अग्रिम भागों में जो हम पढ़ेंगे उनकी विषय वस्तु को हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो इसके पाठ के अग्रिम भाग होंगे उसमें हम लोग इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा, भारतीय संविधान के जो मौलिक तत्व हैं, संविधान का दर्शन और संस्थाओं के स्वरूप। इन निम्न बिंदुओं पर हम जो आगे वाले भाग हैं इसके भाग 2 और भाग 3 में पढ़ेंगे। तो आज के जो प्रथम भाग के हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं कि लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप का विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। लोकतंत्र हेतु संविधान की आवश्यकता के विषय में हम अध्ययन कर सकेंगे और संविधान निर्माण किस प्रकार होता है इसको हम समझ सकेंगे। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की जो स्थापना हुई एवं संविधान निर्माण जो हुआ उसके विषय में हम अध्ययन कर सकेंगे। दक्षिण अफ्रीका एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न बिंदुओं पर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि संविधान कहते किसको हैं। बच्चों, लोकतंत्र में जो सरकारें हैं वो मनमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती। जैसे राजतंत्र में और तानाशाही में सरकार क्या है, मनमानी कर सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। अर्थात सरकार एवं नागरिक दोनों के अनुपालन हेतु कुछ मूलभूत नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों का एक संग्रह होता है और इस संग्रह को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं कि किसी भी देश का वह सर्वोच्च कानून जो नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति, उसके कामकाज के तरीकों का निर्धारण करे उसे हम संविधान कहते हैं। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब एक इसी से जुड़ा प्रश्न है, मन में उठता है कि क्या लोकतांत्रिक देशों में ही संविधान होता है? ऐसा नहीं है। सभी देशों के अपने संविधान होते हैं, भले ही वहां लोकतांत्रिक प्रणाली हो अथवा ना हो, लेकिन जहां लोकतंत्र होगा, जैसे भारत में जहां पे लोकतांत्रिक प्रणाली होगी वहां संविधान की अनिवार्यता होगी। अब आपके मन में होगा कि संविधान की अनिवार्यता क्यों होगी? संविधान की अनिवार्यता इसलिए होगी कि लोकतंत्र में ही व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, वो प्रदान किए जाते हैं। तो उनकी रक्षा के लिए हमें एक संविधान, एक कानूनी पुस्तक हमें निर्माण करना होता है। तो बच्चों, संविधान का जो असली महत्व है वो लोकतांत्रिक देशों में होता है जहां पर मूलाधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न हैं जिनको समझना यहां बहुत आवश्यक है आगे चलने से पूर्व। जैसे संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? अब संविधान में वर्णित कुछ नियम कानून होते हैं जिनके द्वारा किसी देश की सरकार, उसके जो क्रियाकलाप होते हैं, नागरिकों के जो कर्तव्य हैं एवं अधिकार हैं, इनको निर्धारित किया जाता है। किसको किसको? देश की सरकार जो है उसके क्रियाकलाप, सरकार के क्रियाकलाप और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, इनका निर्धारण कौन करता है? इनका निर्धारण संविधान द्वारा होता है। अगर संविधान नहीं होगा तो इनका निर्धारण संभव नहीं है। यह नियम कानून सभी के लिए बाध्यकारी होते हैं, अर्थात इनको मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। संविधान को बनाता कौन है और इसकी निर्माण विधि क्या है? बच्चों, इसका विस्तृत अध्ययन भाग 2 में और भाग 3 में हम लोग करेंगे। यहाँ हम लोग संक्षिप्त रूप से इसको जान लेते हैं कि किसी भी देश के संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा बनाई जाती है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि अच्छे से अच्छा संविधान बनाए। वह संविधान सभा क्या करती है कि जो देश होता है उस देश के राजनीतिक दलों, वहाँ का जो विभिन्न समुदायों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे
और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से वो संपर्क करती है, उनसे राय मशविरा करके, बहस करके, चर्चाएं करके जो संशोधन आते हैं उन संशोधन को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माण किया जाता है। बच्चों, अब यह मन में प्रश्न होगा कि संविधान निर्माण हेतु मूल्य क्या होते हैं? यह मूल्य से तात्पर्य क्या है? बच्चों, किसी भी कार्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण आधार होते हैं जिन्हें हम मूल्य कहा जाता है। जैसे संविधान निर्माण के भी मूल्य होते हैं, अर्थात किसी भी देश की जो जहाँ पर संविधान निर्माण होना है वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है, वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है और वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति क्या है, इन सब की विविधताओं को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ का संविधान बनाया जाएगा। जैसे हमारा देश है भारत। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं। तो जब हमारा संविधान बना तो हमारा संविधान लोकतांत्रिक बना, पंथ निरपेक्ष बना। तो हमारी जो आवश्यकताएं थीं उन्हीं मूल्यों पर आधारित हमारा संविधान बनाया गया। अर्थात देश काल और परिस्थिति के ऊपर यह आधारित होता है कि वहाँ का संविधान कैसा बने। तो आप इसको समझ गए होंगे कि जो विभिन्न वहाँ की देशों की आवश्यकता होती हैं, वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उनको दृष्टिगत रखते हुए संविधान निर्माण किया जाता है। बच्चों, अब एक और प्रश्न आपके मन में होगा कि संविधान बन जाने के बाद उसमें परिवर्तन कैसे होता है? बिल्कुल सही है। अगर कोई चीज़ एक बार लिख दी जाए और बाद में उसका जो है उसमें संशोधन न होने पाए तो वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जैसे कि कह दिया जाए कि एक आपके लिए पहनने के लिए पैंट अथवा शर्ट 10 वर्ष की आयु में बना दी गई और उसे आपसे कहा जाए कि 20 वर्ष की अवस्था में जब आप होंगे तब उसको पहने, तो क्या आप पहन पाएंगे? या तो आप बहुत मोटे हो चुके होंगे, आपकी आएगी नहीं, या आप बहुत दुबले हो जाएंगे तो भी नहीं आएगी। तो इसलिए जो संविधान बनता है उसमें जब किसी देश के संविधान का निर्माण होता है तो उसमें कुछ भविष्य लक्ष्य, आगे की सोच रखते हुए कुछ शर्तें और नियम जोड़ दिए जाते हैं जिससे देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सके। अब ये संशोधन क्या होता है? संशोधन होता है कि थोड़े बहुत सुधार, यह नहीं कि पूरी तरह आप उसको बदल दें, आप उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ संशोधन उसमें होते रहते हैं। यही जो है संविधान बनाने के बाद परिवर्तन कहलाता है। संशोधन की प्रक्रिया प्रत्येक देश की भिन्न भिन्न हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि जैसी एक देश में है वैसी सब जगह हो। जैसे उदाहरण हम लेते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है, भारतीय संविधान, इसमें जो संशोधन है वो अनुच्छेद 368 के अनुसार होता है। हमारे संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं। जब संविधान बना था तब 444 अनुच्छेद थे। तो जो ये अनुच्छेद हैं उनमें से एक नंबर है 368। उसके अनुसार हम अपने संविधान में संशोधन आवश्यकता अनुसार कर लेते हैं। अब इसे करता कौन है? इसे भारतीय संसद करती है, क्योंकि संसद को ही यह पूरी तरह पावर दिया गया है। अब यह संशोधन किस प्रकार से होता है इसको संक्षिप्त में जान लेते हैं। 3 प्रकार से, एक सामान्य बहुमत से, एक विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा आधे राज्यों की सहमति के द्वारा हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। बच्चों, आज हम लोग एक उदाहरण द्वारा यह सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका एक देश है जहां का संविधान अभी 1994 में ही बना है और वह एक गणतंत्र देश बना। तो उसका उदाहरण देके हम लोग सीखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था, वहाँ के लोगों ने कैसे संविधान निर्माण किया था, ये हम लोग जानेंगे। दक्षिण अफ्रीका में भी भारत की ही तरह वहाँ के लोग गुलाम थे, और किसके गुलाम थे? अंग्रेज़ों के। हमारा देश भी अंग्रेज़ों को गुलाम था और वो भी अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अंग्रेज़ों ने वहाँ रंग भेद की सारी सीमाएं पार कर दी थी। अब आपके मन में होगा कि ये रंग भेद क्या होता है? बच्चों, रंग भेद एक ऐसी अमानवीय स्थिति होती है जिसमें चमड़ी के रंग के आधार पर विभेद किया जाता है। अर्थात अंग्रेज गोरे होते हैं, ये अपने को स्वयं को श्वेत कहते थे और उच्च नस्ल का मानते थे, और जो काले लोग थे दक्षिण अफ्रीका के, उन्हें ये अश्वेत कह करके उनका अपमान करते थे। तो यही रंग भेद है। बच्चों, अंग्रेज स्वयं को छोड़कर बाकी सभी को अश्वेत, और जो तीसरा एक हिस्सा था, जैसे भारत से गए लोग थे, ऐसे लोगों को रंगीन चमड़ी वाला कहकर बुलाते थे और अपमानित करते थे। बच्चों, यह एक लेख है जो नेल्सन मंडेला जी के द्वारा लिखा गया है। नेल्सन मंडेला जी कौन थे? यह एक ऐसे
अफ्रीका के नेता थे कि जिन्होंने रंग भेद की नीति का विरोध किया और अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया इसी बात को लेकर। आगे चलकर नेल्सन मंडेला जी अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो आइए इनके वक्तव्य को हम पढ़ लेते हैं। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। गोरे मतलब अंग्रेज। वो कह रहे हैं कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और अश्वेतों के प्रभुत्व का भी विरोध किया। जी हाँ, मैंने ऐसे लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्र समाज की कल्पना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हों और मैं इसी आदर्श हेतु जीवित रहना चाहता हूं और यदि जरूरत हुई तो इस आदर्श हेतु मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। यह बात नेल्सन मंडेला जी ने कही थी। बच्चों, यह कथन मंडेला जी का है। अभी मैंने बताया कि अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला जी को एवं उनके 7 अन्य साथियों को क्या किया, देशद्रोह का मुकदमा चला करके और उनको जेल में डाल दिया। वो भी थोड़े समय के लिए नहीं, 28 वर्षों के लिए। और अफ्रीका की जो सबसे भयानक जेल थी रोबेन द्वीप में, उसमें डाल दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की चलाई गई जो गलत नीति थी, रंग भेद की नीति, उसका विरोध किया था। अब एक हमारा प्रश्न है आपसे कि नेल्सन मंडेला जी को अंग्रेज जो हैं उन्होंने किस कारण से आजीवन कारावास की सजा दी? बिल्कुल सही बच्चों, नेल्सन मंडेला जी ने जब रंग भेद की नीति का विरोध किया तो अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और आजीवन कारावास की सजा दी, अभी जैसा बताया। और कहाँ डाला? रोबेन द्वीप में, सबसे खतरनाक जेल थी अफ्रीका की, जहां इनको डाल दिया। अब एक नया हमारे सामने शीर्षक है कि रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष। इसको हम लोग समझ लेते हैं। यह रंग भेद क्या है? अभी आपको बताया कि त्वचा के रंग के आधार पर लोगों को ऊंचा या नीचा समझना, विभेद करना, यह रंग भेद कहलाता है। रंग भेद नस्लीय भेदभाव भी बोला जाता है। बच्चों, यह दुर्व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी। वैसे तो पूरे विश्व में लगभग ये रही है, लेकिन सबसे पहले और सबसे अधिक ये दक्षिण अफ्रीका में ही इसने प्रभावित किया लोगों को। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में व्यापारिक उद्देश्य से अफ्रीका में अंग्रेजी कंपनियों की स्थापना की गई। अफ्रीकी लोगों को इन्होंने उसी प्रकार गुलाम बनाया जैसे उन्होंने हम भारतीयों को बनाया था। अब एक अंतर है भारत में और अफ्रीका में। ये भारत से तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए आए थे और व्यापारिक उद्देश्य पूरे होके ये चले गए 1947 में, लेकिन अफ्रीका में ये गए नहीं। ये बच्चों वहाँ पर बस गए, वहीं के निवासी हो गए। ये मूलभूत अंतर है। अभी आगे इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अंग्रेजों ने वहाँ के स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लिया अफ्रीका के, और क्या किया, वहाँ के निवासियों को उनकी काली त्वचा के आधार पर, रंगीन त्वचा के आधार पर वर्गों में बांट दिया और अश्वेत नाम दे दिया। श्वेत एवं अश्वेतों के अलावा एक तीसरी इन्होंने प्रजाति बना दी जिसे रंगीन चमड़ी वाला कहकर या मिश्रित नस्लों वाला कहकर ये अपमानित करके बुलाते थे। जैसा कि अभी बताया, रंगभेद की नीति खासकर अश्वेतों के लिए बहुत ही खतरनाक थी, दमनकारी थी। आम जनमानस को गोरों की बस्तियों में जाने की इजाज़त नहीं थी। यदि किसी काम के लिए सामान्य व्यक्ति को जाना भी पड़ता था तो वो गले में एक परमिट बनता था, उसे टांग करके जा सकता था। इतनी अमानवीयता चल रही थी। आपको आगे बताते हैं कि इतना ही नहीं, आवागमन के साधनों पर, धार्मिक स्थल, अस्पताल, विद्यालय, होटल, पुस्तकालय, सिनेमाघर, समुद्री तट, सार्वजनिक जो शौचालय हैं, इन तक को गोरों ने गोरे और काले लोगों के आधार पर विभाजित कर दिया था। अर्थात जो गोरे लोग थे वो अपने लिए निर्धारित स्थानों पर जाने नहीं देते थे। आप बताइए, अश्वेतों को अपना जो संगठन था वो भी बनाने का अधिकार नहीं था। अपने साथ किए गए भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण व्यवहार का प्रतिरोध करने का भी अधिकार नहीं था। कितनी बुरी स्थिति थी बच्चों, आप समझ सकते हैं। 1950 ईस्वी से अश्वेतों, रंगीन चमड़ी वाले लोगों और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद के विरुद्ध खुल करके संघर्ष करना प्रारंभ किया। उदाहरण एक देते हैं, महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, उनके साथ भी बहुत बड़ा भेदभाव यही हुआ। कैसे? जब वो दक्षिण अफ्रीका में कहाँ से, डरबन से रेलगाड़ी के द्वारा प्रिटोरिया जा रहे थे, तो प्रथम श्रेणी के डिब्बे की उन्होंने टिकट ली थी, वैधानिक, और वो उस पर बैठे थे। लेकिन चूंकि वहाँ अंग्रेजों के आधार पर यह नियम नहीं था, कोई भी रंगीन चमड़ी वाला या अश्वेत
प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकता था। वही किया उन्होंने। अंग्रेजों ने अपमानित करते हुए गांधी जी को रास्ते में ही पीटरमारिट्सबर्ग नामक स्टेशन थी, उस पर उतार दिया। रात का समय था, भयंकर ठंडी थी। गांधी जी वहां पर पूरी रात बड़े कष्टों में बिताए। लेकिन शायद ये पीटरमारिट्सबर्ग में अगर गांधी जी को उतारा न गया होता बच्चों, तो आज राष्ट्रपिता जो हमारे हैं गांधी जी, ये गांधी जी ना होते। उसी दिन सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, ये सब जितने भी आंदोलन हुए उनकी नींव यहीं पड़ी थी पीटरमारिट्सबर्ग में। गांधी जी ने प्रण किया कि हमें अंग्रेजों की इस गलत नीति का किसी भी कीमत पर विरोध करना है। इतना ही नहीं, इसी प्रकार के अपमानजनक व्यवहार गांधी जी से और भी किए गए। जैसे जब भोजनालयों में वो प्रवेश के लिए जाते थे तो उनको रोक दिया जाता था। ऐसे ही गांधी जी एक दिन घोड़ा गाड़ी पर बैठ के जा रहे थे, किसी अंग्रेज को बिठाने के लिए दबाव बनाया गया कि इनको लेते जाइए। गांधी जी ने मना कर दिया। इसके बदले में गांधी जी को क्या किया कि जो घोड़ा गाड़ी थी उसके पायदान पर गांधी जी को बैठ करके यात्रा करनी पड़ी। तो ये एक उदाहरण हमने दिया आपको। इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने प्रबल विरोध किया और वहां पर एक आंदोलन का रूप दिया, अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया और सत्याग्रह का प्रयोग किया, सत्य के प्रति आग्रह। गांधी जी ने अहिंसा नहीं की, अहिंसा के आधार पर सत्याग्रह के माध्यम से अफ्रीका में रहकर जो भारतीय मूल के लोग थे उनका नेतृत्व किया और डट करके नस्ल भेदी नीति का विरोध किया। बच्चों, इसी प्रकार अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस थी, उसके झंडे तले कई मजदूर संगठन एकत्र हुए और उन्होंने रंगभेद की नीति का प्रबल विरोध किया, जिसको गोरी सरकार ने बर्बरता पूर्वक तरीके से दमन किया, उसे रोका। लेकिन इसका प्रबल विरोध हुआ और निंदा की गई। विश्व स्तर पर कई देशों ने इसकी निंदा की। ये एक चित्र है बच्चों जो हमने आपके लिए इसमें चस्पा किया है, लिखा हुआ है डेंजर, एक खोपड़ी बनी हुई है। देखिए, ये एक ऐसा 1953 का साइन बोर्ड है जो अंग्रेज लगा देते थे जगह जगह। किसके लिए? अश्वेत लोगों के लिए, रंगीन चमड़ी वालों के लिए। देखो क्या लिखते थे, इसमें लिखा है नेटिव्स इंडियंस एंड कलर्ड्स, इफ यू इंटर दीज premises at night you will be listed as missing. Armed guards shoot on sight, saves dogs, devour the corpse. You have been warned. ये कहा गया है। इसका हिंदी अर्थ हम आपको बताते हैं। इन्होंने इसमें कहा है कि खतरा, देसी, अश्वेत, हिंदुस्तानी एवं रंगीन चमड़ी वालों, यदि तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा और हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। जंगली कुत्ते तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे, तुम्हें चेतावनी दी जाती है। बताइए, ये ऐसे बोर्ड लगे रहते थे। बच्चों, एक प्रश्न है इसी से संबंधित कि अफ्रीका जैसी रंगभेद की नीति भारत में किस सीमा तक लागू थी? बच्चों, बिल्कुल सही बात है कि अफ्रीका जैसी ही रंगभेद की जो नीति थी कमोबेश भारत में भी थी। हालांकि हालत वैसी नहीं थी, लेकिन कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी। हम भारतीयों को अंग्रेज बहुत ही घृणित निगाह से देखते थे, हमें जंगली कह करके बुलाया जाता था। तो ये जो रंगभेद की नीति थी ये सभी के लिए बहुत ही दुखदायी थी। अफ्रीका एक नवीन संविधान की ओर, अब हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। रंगभेद के खिलाफ जब विरोध एक आंदोलन का रूप लेने लगा, बढ़ता गया, तो गोरी सरकार ने अपनी गलत नीतियों में बदलाव प्रारंभ किया। सरकार ने भेदभाव वाले जो कानून थे उनको वापस ले लिया। राजनीतिक दलों पर जो प्रतिबंध लगे थे, मीडिया पर जो प्रतिबंध लगे थे, उन्हें उसने मुक्त कर दिया। 28 वर्षों से जेल में बंद थे नेल्सन मंडेला जी, उनको रिहा कर दिया। अंततः 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक गणराज्य बन गया। यहाँ नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। अब यहाँ रंग भेद वाला शासन समाप्त हुआ और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार का रास्ता साफ हुआ। ध्यान रखना, सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार का रास्ता साफ हुआ। यह सब इतना आसानी से नहीं हुआ। इसके लिए नेल्सन मंडेला जी जैसे लोगों ने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर दिया। 28 वर्षों का जीवन उन्होंने जेल में बिताया। नेल्सन मंडेला जी को दक्षिण अफ्रीका का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ये देखिए, नेल्सन मंडेला जी का एक वक्तव्य है, इसके द्वारा हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। उन्हीं के शब्दों में जाने। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे, यहाँ ध्यान देना, एक दूसरे के दुश्मन रहे मतलब गोरे और काले, श्वेत और अश्वेत लोग। वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से श्वेत और अश्वेत एक दूसरे से दुश्मन रहे। समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए,
क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और इसे मानने को वो तैयार भी थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे और इस बात में आस्था रखेंगे कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना हमारी सबसे बड़ी लोकतंत्र का आधार है। ये बात इन्होंने कही। बच्चों, इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि वहाँ पर अंग्रेज जिन्होंने अमानवीयता की हदें पार की थीं और जो अश्वेत लोग थे, इन सब लोगों को एक साथ रहना था। अंग्रेज भाग के जा नहीं रहे थे भारत की तरह, उन्हें वहीं रुकना था। इसीलिए जो संविधान बना वो ऐसा बना कि जिसे श्वेतों ने भी स्वीकार किया और अश्वेतों ने भी स्वीकार किया। अफ्रीका के नवीन लोकतंत्र में अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया। क्या आग्रह किया? उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए जिन लोगों ने, कौन लोग? गोरे लोगों ने हम पर अत्याचार किए, मेरे भाइयों आइए हम उन्हें माफ कर दें, सब कुछ भुलाकर माफ कर दें। ये अश्वेत नेताओं ने कहा। आइए अब हम सभी नस्लों, स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें, ऐसा वहां के राजनेताओं ने कहा। 2 वर्षों की लंबी चर्चा, बहस आदि के बाद जो वहां का संविधान बना, बच्चों, वैसा संविधान विश्व के किसी देश में अब तक न बन पाया। जितने व्यापक अधिकार उन्होंने अपने नागरिकों को प्रदान किए, उतने कहीं किसी देश ने अपने नागरिकों को प्रदान नहीं किए। बच्चों, 1994 तक जिस अफ्रीका को जंगली कह करके उसकी आलोचना की जाती थी, आज वही अफ्रीका पूरे विश्व के लिए एक मॉडल के रूप में अपना स्थापना बनाए हुए, अपने को स्थापित किए हुए हैं। लेकिन यह हुआ कैसे? यह सब इसलिए संभव हुआ कि वहाँ के जो लोग थे, कौन? गोरे और काले, उन सभी लोगों ने अपनी कड़वाहट को भुला करके और एक दूसरे के साथ रहने का निश्चय किया, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। बच्चों, भारत में स्थिति दूसरी थी। यहाँ हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर 2 देशों में बंट गए, पाकिस्तान और भारत के रूप में। अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ। एक कथन है, इसको भी पढ़ लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बात करता है। एक और यह एक पवित्र समझौता है। दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वचन देते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर एवं दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत, अश्वेत, स्त्री, पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। ये बात कही गई है मंडेला जी के द्वारा। यह एक दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना है। बच्चों, किसी भी देश के संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना दी होती है जो उस संविधान का सारांश होती है। इसको हम संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं कि प्रस्तावना क्या कह रही है। देखिए, अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं। अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को हम सलाम करते हैं। अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का हम आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, अर्थात गोरे और काले सभी यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को हम स्वीकार करते हैं। कौन? अफ्रीका के लोग कह रहे हैं। जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार काम करे और उन्हीं के अनुसार चले। हर नागरिक को कानून के समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता और एक संयुक्त लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो सके, जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। ये बात दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। एक प्रश्न है, यह दक्षिण अफ्रीका बहुसंख्यक जो लोग थे, अश्वेत लोग, अगर वो गोरों के साथ हुए शोषण और अत्याचारों का बदला लेते तो क्या होता? तो बच्चों, वही होता जैसे भारत में बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। लेकिन लोगों ने वहाँ ऐसा नहीं किया, उन्होंने माफ़ किया गलती करने वालों को। तो आज वो एक सशक्त देश के रूप में काबिज हैं। अब एक चर्चा कर लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका एवं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जो समानताएं हैं और असमानताएं, उनमें क्या अंतर है। कई बिंदुओं पर भारत में सभी वर्ग आपस में अपने स्वार्थों हेतु लड़ रहे थे, जिसका परिणाम था देश विभाजन। और अफ्रीका के निवासियों ने अपने पिछले बुरे अनुभवों को, अत्याचारों को भुला दिया था। ये दोनों में अंतर है बच्चों। यहाँ पर नेतृत्व गांधी जी का था और वहाँ पर नेतृत्व नेल्सन मंडेला जी का था, जो गांधी जी के कहीं न कहीं अनुयायी भी थे।
प्रमुख नेतृत्वकर्ता दल यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और वहाँ पर प्रमुख नेतृत्वकर्ता दल था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। संघर्ष का जो तरीका था भारत में अहिंसावादी था, सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन हैं, इनके द्वारा हम आगे बढ़ते गए। और वहाँ पर अफ्रीका में संघर्ष का जो तरीका था वहाँ पर भी अहिंसात्मक था। उसका उदाहरण है कि नेल्सन मंडेला जी को जब 28 वर्षों तक जेल में रखा, यातनाएं दी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने क्या किया, गोरों को माफ़ कर दिया। इसका अहिंसा से इसका प्रमाण इससे बड़ा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं कि उपनिवेशवाद का जो चरित्र है वो वहाँ अत्यंत अमानवीय और शोषण से युक्त था। कहाँ? भारत में। क्योंकि भारत को इन्होंने केवल कच्चे माल का एक आयातक बना रखा था, मतलब एक यहाँ से हम निर्यात करते थे, उनके लिए आयात होता था। और उपनिवेशवाद का जो चरित्र था वहाँ पर अफ्रीका में वो भी अत्यंत अमानवीय था। तो ये हमारी समानताएं और असमानताएं हैं। एक प्रश्न आपका है कि आज का दक्षिण अफ्रीका स्वयं को इंद्रधनुषी देश कहता है। आप बता सकते हैं क्यों? बच्चों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 रंग एक साथ होते हैं, कितना सुंदर होता है। आज का जो अफ्रीका है वहाँ इसी प्रकार से सभी धर्मों के, जातियों के, मजहब के लोग एक साथ रहते हैं, कोई किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है, इसीलिए उसे अपने देश को इंद्रधनुषी देश कहते हैं। बच्चों, आज के पाठ में हमने क्या क्या सीखा, हम लोग देख लेते हैं एक बार। कि लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप को हमने समझा कि संवैधानिक जो स्वरूप है लोकतंत्र का वो क्या होता है। लोकतंत्र हेतु संविधान की आवश्यकता की अनिवार्यता क्या है, मैंने बताई कि जहां लोकतंत्र होगा वहां संविधान अनिवार्य रूप से होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मूलाधिकार प्रदान किए जाते हैं नागरिकों को, इसलिए वहां पर संविधान की आवश्यकता अनिवार्य है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया को संक्षिप्त रूप में हमने जाना, बताया। इसके द्वितीय तृतीय भाग में हम इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीकी लोकतांत्रिक संविधान के विषय में हमने जाना। दक्षिण अफ्रीका एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न बिंदुओं पर समानता और असमानताओं को हमने समझा। आज का जो गृह कार्य है वो हम आपको दे रहे हैं कि नस्ल भेद क्या है, वैश्विक समस्या है, तो अगर इसको स्पष्ट करें आप। और प्रस्तुत अध्ययन में रंग भेद हेतु दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण को ही हमने क्यों लिया, इसको भी आपको स्पष्ट करना है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी क्यों कहा जाता है, आपको अपने शब्दों में इसको लिखना है। लोकतंत्र हेतु संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, आपको इस पर भी चर्चा करनी है। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आज आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा संविधान निर्माण को लेकर के। इसके जो आगे के भाग हैं उसमें आपको और आनंद आने वाला है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। अगर इससे संबंधित आपको कुछ और भी अध्ययन करना है तो आप हमारे दीक्षा ऐप पर जाकर के पढ़ सकते हैं, अथवा उत्तर प्रदेश सरकार का जो हमारा शिक्षा का चैनल है माध्यमिक शिक्षा का, उसके YouTube लिंक को भी आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी पा सकते हैं। बच्चों, इसी के साथ मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।